मीटर कॉन्फ़िगरेशन के बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे हमने कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में देखा था वैसे ही सर्किट ड्रॉ करना है यहाँ पर भी। ये हमने एक ट्रांजिस्टर लिया हुआ है, इसका जो एमीटर टर्मिनल है उसको हमने इनपुट साइड और आउटपुट साइड दोनों साइड क्या किया हुआ है, कॉमन किया हुआ है। तो हमने ट्रांजिस्टर के एमीटर टर्मिनल को बाहर निकाल लिया है और उसको ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया है। देन इनपुट साइड में वही हमें मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी, एमीटर और वोल्ट मीटर। आउटपुट साइड पे एमीटर एंड वोल्ट मीटर की रिक्वायरमेंट होगी। वोल्टेज और करंट की वैल्यू को चेंज करने के लिए रियोस्टेट की रिक्वायरमेंट है, तो उसके लिए हमने पोटेंशियोमीटर यूज़ किया हुआ है। यहाँ पर ये रियोस्टेट और पॉट लगा हुआ है इनपुट और आउटपुट साइड दोनों। उसके बाद बायसिंग करने के लिए, ट्रांजिस्टर की बायसिंग करने के लिए हमने बैटरी कनेक्ट कर रखी है। एमीटर जंक्शन को हमें फॉरवर्ड बायस करना है और कलेक्टर जंक्शन को हमें रिवर्स बायस करना है। उसके अकॉर्डिंग बैटरी का कनेक्शन दिया गया है। ये एक एनपीएन ट्रांजिस्टर है। एनपीएन ट्रांजिस्टर को फॉरवर्ड बायस करने के लिए पी टर्मिनल को पॉजिटिव से कनेक्ट करेंगे और जो एन टर्मिनल है उसको हम नेगेटिव से कनेक्ट करेंगे, तो हमारा जो एमीटर बेस जंक्शन है वो फॉरवर्ड बायस में कहलाएगा। सिमिलर जब कलेक्टर एमीटर जंक्शन की बात करते हैं तो कलेक्टर जंक्शन के लिए हम देखते हैं कि यहाँ पर एनपीएन ट्रांजिस्टर है, इसको रिवर्स बायस करना है तो एन टर्मिनल को या फिर एन लेयर को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कीजिए और जो दूसरा एन टर्मिनल है उसको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कीजिए, तो जो आपका ट्रांजिस्टर का बायसिंग है वो रिवर्स बायस में हो जाएगा। इस केस में आप कह सकते हैं कि जो आपका कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन है वो आपका एज एन एम्पलीफायर वर्क करेगा और ट्रांजिस्टर का जो एमीटर बेस जंक्शन है वो फॉरवर्ड बायस में है, कलेक्टर बेस जंक्शन रिवर्स बायस में है। ये एमीटर एंड वोल्ट मीटर कनेक्टेड है करंट और वोल्टेज की वैल्यू को मेज़र करने के लिए। यहाँ पर आपने एमीटर टर्मिनल को इनपुट पोर्ट साइड और आउटपुट पोर्ट साइड दोनों साइड कॉमन किया हुआ है। एमीटर कॉमन है दोनों में। आपका जो लेफ़्ट साइड वाला पार्ट है वो आपका इनपुट पोर्ट कहलाएगा, राइट साइड वाला जो पार्ट है वो आपका आउटपुट पोर्ट कहलाएगा। अब हमें यहाँ पर इनपुट कैरेक्टरिस्टिक और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करनी है। जैसे इनपुट कैरेक्टरिस्टिक हमने कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन के केस में ड्रॉ किया था वैसे ही इनपुट और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक हम इस केस में भी ड्रॉ करेंगे। उसके पहले हम कुछ कंडीशंस देख लेते हैं कि हमारा इनपुट करंट और आउटपुट करंट है उसके बीच में क्या रिलेशन निकल के आएगा, क्योंकि हम जब इनपुट कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करेंगे इनपुट करंट और इनपुट वोल्टेज के रिस्पेक्ट में ड्रॉ करेंगे, उन दोनों के बिटवीन ड्रॉ करेंगे और आउटपुट के किसी एक पैरामीटर को कांस्टेंट रखेंगे। देन धीरे धीरे उसकी वैल्यू को हम क्या करेंगे, बढ़ाते जाएंगे। उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि क्या चेंजमेंट आ रहा है हमारा इनपुट कैरेक्टरिस्टिक में। सिमिलर दैट जब हमें आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करनी है तो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करने के लिए आउटपुट के पैरामीटर्स आउटपुट करंट और आउटपुट वोल्टेज लेंगे और इनपुट साइड के किसी एक पैरामीटर को वेरी कराएंगे। फिर देखेंगे कि हमारा आउटपुट में क्या वेरिएशन आ रहा है। वेरिएशन करने के लिए रियोस्टेट कनेक्ट किया हुआ है कि जब भी हमें इनपुट कैरेक्टरिस्टिक अगर ड्रॉ करनी है तो उसके लिए एमीटर और वोल्टमीटर का जो वैल्यू है उसको वेरी करा सकते हैं रियोस्टेट 1 का यूज़ करके, और जिस वैल्यू को कांस्टेंट करना है आउटपुट के उस टाइम पर उसके लिए हम लोग रियोस्टेट 2 यूज़ करेंगे। एक बार रियोस्टेट को वेरी कराएंगे उसके अकॉर्डिंग कलेक्टर वोल्टेज की वैल्यू मेजर करेंगे। उसके बाद धीरे धीरे हम रियोस्टेट को फिर से वेरी कराएंगे और कलेक्टर एमीटर वोल्टेज की वैल्यू को बढ़ाते जाएंगे। देन एक चेंजमेंट हम देखते जाएंगे कि क्या वेरिएशन हो रहा है। सिमिलर हम आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक भी ड्रॉ करेंगे, एक वैल्यू को एक पैरामीटर को चेंज करके उसको कांस्टेंट वैल्यू पुट करके डिफरेंट वैल्यूज़ पर हम देखेंगे कि आउटपुट पर भी क्या इफेक्ट पड़ रहा है। उसके पहले हम ड्रॉ करते हैं कि क्या रिलेशन निकल के आएगा हमारा इक्वेशन के फॉर्म में। हमारे पास ये एक ट्रांजिस्टर है, हमने एनपीएन ट्रांजिस्टर लिया हुआ है जिसमें ये हमारा बेस टर्मिनल है, ये कलेक्टर टर्मिनल एंड ये एमीटर टर्मिनल। सिमिलर वही जो हमने ऊपर डायग्राम बनाया हुआ है उसी को लिया हुआ है। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि बेस एमीटर के बीच जो वोल्टेज होगा वो बेस एमीटर वोल्टेज VBE, कलेक्टर एमीटर के बीच जो वोल्टेज होगा वो कलेक्टर एमीटर वोल्टेज VCE। करंट यहाँ से फ्लो होकर के आएगी उसको हम लोग कलेक्टर करंट नाम देंगे। एमीटर टर्मिनल से जो करंट फ्लो होकर के निकलेगी उसको एमीटर करंट नाम देंगे, और जो बेस टर्मिनल से करंट फ्लो होकर के अंदर जाएगी ट्रांजिस्टर की उसको हम लोग बेस करंट नाम देंगे। जब हमने इसको अगर हम एक पूरा का पूरा नोड मान लेते हैं, इस ट्रांजिस्टर को अगर हम पूरा एक नोड मान लें तो जब KCL अप्लाई करेंगे, KCL अप्लाई करने के बाद इनकमिंग करंट सम ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट, तो जो हमारा करंट का वैल्यू निकल के आ रहा है IE इज इक्वल टू IB प्लस IC निकल के आया था। और हमने देखा था कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन के केस में जो हमारा कलेक्टर करंट निकल के आया था वो क्या निकल के आया था, IC इज इक्वल टू अल्फा IE प्लस ICBO निकल के आया था।
अब हम देखेंगे कि यहाँ पर हमारा इन दोनों इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम कैसे अपने कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन के लिए कलेक्टर करंट निकाल सकते हैं। उसको निकालने के लिए हमें कुछ चीज़ें डिस्कस करनी होंगी। कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन के लिए कलेक्टर करंट की वैल्यू निकालने के लिए हम देखते हैं कि हमारे पास जो एमीटर करंट है वो IB प्लस IC है, कलेक्टर करंट है अल्फ़ा IE प्लस ICBU। तो इसके अकॉर्डिंग आप देखिए कि आपके पास यहाँ पर एमीटर करंट की वैल्यू आपको नोन है, क्या है, IB प्लस IC। तो इसको यहाँ पर पुट कीजिए। जब आप इसको यहाँ पुट करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, अल्फ़ा IB प्लस IC प्लस ICBO। इसके अकॉर्डिंग आपका ये निकल के आएगा अल्फ़ा IB प्लस अल्फ़ा IC प्लस ICBO। आप IC को, अल्फ़ा IC वाले टर्म को इधर लेकर के आइए। IC माइनस अल्फ़ा IC इज इक्वल टू अल्फ़ा IB प्लस ICBO। IC कॉमन लीजिए, 1 माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू अल्फ़ा IB प्लस ICBO। यहाँ से 1 माइनस अल्फ़ा टर्म जो है इसको आप इधर लेकर के आइए राइट साइड। तो ये हो जाएगा अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा इंटू IB प्लस 1 अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा इंटू ICBO। ये जो फैक्टर है अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा, इसको हम लोग बीटा कह सकते हैं। तो जब इसको हम बीटा से डिनोट कर सकते हैं तो यहाँ पर हम बीटा पुट कर देंगे और 1 अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा की वैल्यू निकालना है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ये जो इक्वेशन है हमारे पास, इस इक्वेशन में दोनों साइड हम 1 को अगर ऐड कर दें तो हम इस 1 अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो दोनों साइड आप 1 ऐड कीजिए। ये आपका अल्फ़ा अल्फ़ा कैंसिल हो जाएगा। तो आप देखिए 1 अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा प्लस 1। तो अब आप यहाँ से देख पा रहे हैं कि आपको दोनों ही वैल्यू मिल गई जो आपके पास इक्वेशन निकली थी आपके। IC इज इक्वल टू अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा इंटू IB प्लस 1 अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा इंटू ICBO। तो अब आपके पास, आपको ये टर्म हमने बीटा से डिनोट किया था। जब इस टर्म को हमने बीटा से डिनोट किया उसके बाद दोनों साइड हमने 1 को ऐड किया। 1 हमने इसलिए ऐड किया क्योंकि हमें इस की वैल्यू को फाइंड करना था कि इसकी वैल्यू क्या निकल के आती है इन टर्म्स ऑफ बीटा। तो जब हमने इस इक्वेशन में बीटा रखने के बाद, जब हमने इस टर्म को बीटा रखा, बीटा रखने के बाद दोनों साइड हमने 1 ऐड किया। 1 ऐड करने के बाद हमें 1 अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा की वैल्यू मिल गई कि हम उसको पुट कर सकते बीटा प्लस 1। तो अब हम इन दोनों वैल्यू को, जो हमें वैल्यू निकल के आई थी, इसको आप थर्ड इक्वेशन मानिए, फोर्थ, और ये फिफ्थ इक्वेशन। तो अब आप फोर्थ और फिफ्थ इक्वेशन को आप थर्ड इक्वेशन में पुट कर दीजिए। तो जब आप इसको पुट करेंगे तो आपका जो फाइनल इक्वेशन निकल के आएगा वो निकल के आएगा IC इज इक्वल टू बीटा IB प्लस बीटा प्लस 1 इंटू ICBO। ये आपका फाइनल इक्वेशन निकल के आया है। ये जो आपका टर्म है बीटा प्लस 1 इंटू ICBO, क्योंकि हमें जो कलेक्टर करंट की वैल्यू निकालना है वो इन केस ऑफ कॉमन मीटर कॉन्फ़िगरेशन निकालना है। ये अभी इन केस ऑफ कॉमन बेस के टर्म्स में आपको दिख रहा है। तो इसको हम, इस पूरे के पूरे टर्म को हम रिप्लेस कर सकते हैं ICEO से। अगर हम इस पूरे टर्म को रिप्लेस करें, मतलब कि इसको अगर इक्वल टू पुट करें ICEO के, तो ये बताता है कि ये जो लीकेज करंट है कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन में, जो लीकेज करंट है वो इसके इक्वल है। तो जैसे ही हम इसको इसके इक्वल पुट करते हैं तो जो हमारे पास इक्वेशन निकल के आती है वो निकल के आती है IC इज इक्वल टू बीटा IB प्लस ICEO। ये हमारी फाइनल इक्वेशन निकल के आती है कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन के केस में, कि हमारे पास जो इक्वेशन है, जो कलेक्टर करंट है, वो बीटा IB प्लस जो लीकेज करंट फ्लो होगी कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन के केस में उसके इक्वल होगी। ये हमारा लीकेज करंट है, रिवर्स लीकेज करंट कह सकते हैं, रिवर्स लीकेज करंट या फिर रिवर्स सैचुरेशन करंट भी कहा जा सकता है इन केस ऑफ कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन। अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि अल्फ़ा और बीटा के बीच में क्या रिलेशन होता है, कैसे चेंजमेंट होता है। तो हमें पता है कि जो अल्फ़ा की वैल्यू होती है वो लेस देन 1 होती है। जो अल्फ़ा का रेंज होता है वो 0.95 से 0.98 होता है। तो यहाँ पर अगर हम अल्फ़ा को अगर हम 0.98 कंसिडर करते हैं, तो अल्फ़ा की वैल्यू 0.98 कंसिडर करने पे बीटा में क्या चेंज आएगा, 0.98 अपॉन 1 माइनस 0.98। ये हो जाएगा हमारा 0.98 अपॉन
0.02, तो उसके अकॉर्डिंग जो बीटा की वैल्यू निकल के आएगी वो आपका 49 निकल के आएगी। अब अगर हम दूसरा केस लें, केस सेकेंड, तो जैसे ही हम केस सेकेंड लेते हैं तो केस सेकेंड में अगर हम कह रहे हैं कि हमारा अल्फ़ा की जो वैल्यू है वो 0.95 है, तो बीटा की वैल्यू उसके अकॉर्डिंग क्या निकल के आएगी, 0.95 अपॉन 1 माइनस 0.95, 0.95 अपॉन 0.05, इसके अकॉर्डिंग हमारा बीटा की 19 निकल के आएगा। तो अब आप देखिए कि आपने बहुत ही स्लाइड सा चेंज किया था। अल्फ़ा आपने पहले केस में 0.98 लिया था तो आपका बीटा 49 निकला था। जब आपने अल्फ़ा की वैल्यू 0.95 लिया उस केस में आपके पास जो बीटा निकल के आया वो 19 निकल के आया। बहुत ही स्लाइड चेंज किया, बहुत ही थोड़ा चेंज किया, लेकिन बीटा की वैल्यू में बहुत ज़्यादा चेंजमेंट आपको देखने को मिल रहा है। तो हम कह सकते हैं कि बीटा हमारा बहुत ही सेंसिटिव है। अल्फ़ा की वैल्यू में थोड़ा सा वेरिएशन करने से बीटा में बहुत ही ज़्यादा वेरिएशन होगा। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा बीटा का जो रेंज होगा वो हमारा 50 से 400 के बीच में हो सकता है। जैसे अल्फ़ा की वैल्यू लेस देन 1 हम कंसिडर करते हैं, वैसे ही बीटा की वैल्यू का जो रेंज है 50 से 400 के बीच में होता है, मतलब कि एक हाई वैल्यू ही होती है बीटा की। इस इक्वेशन से अगर हम बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहें तो वो हम कैसे निकाल सकते हैं कि आई सी इक्वल टू बीटा आई बी प्लस आई सी ई ओ है इन केस ऑफ कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन। तो उस केस में बीटा की वैल्यू हमारी क्या निकल के आएगी, रिवर्स सैचुरेशन करंट जो होता है वो मिनिमम होता है। तो जब रिवर्स सैचुरेशन करंट मिनिमम है तो हम इसको नेगलेक्ट कर सकते हैं। जब हम इसको नेगलेक्ट कर देंगे तो उस केस में है कि हमारा जो कलेक्टर करंट होगा वो बीटा आई बी के इक्वल होगा। तो यहाँ पर अगर हम लीकेज करंट जो है नेगलेक्ट कर दें, आई सी इज इक्वल टू बीटा आई बी प्लस आई सी ई ओ, यहाँ से हम अगर रिवर्स सैचुरेशन करंट को नेगलेक्ट कर देते हैं तो जो हमारा कलेक्टर करंट निकल के आएगा वो बीटा आई बी निकल के आएगा। उसके अकॉर्डिंग हम बीटा कह सकते हैं कि आई सी अपॉन आई बी, मतलब कि आउटपुट और इनपुट का रेशियो ही हमारा करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर होता है या फिर गेन निकल के आता है। तो यहाँ से हम देख भी पा रहे हैं कि ये हमारा आउटपुट है कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन के लिए। जो हमारा आउटपुट टर्मिनल है वो क्या है, कलेक्टर करंट है। इनपुट टर्मिनल जो है वो बेस करंट है। तो आउटपुट और इनपुट का रेशियो ही हमें गेन देता है या फिर करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर देता है। तो यहाँ से हमारा जो गेन निकल के आ रहा है कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन के केस में जो करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर है उसकी वैल्यू आई सी अपॉन आई बी होती है। अगर एक एग्जांपल कंसीडर करें कि बेस करंट की वैल्यू हमें दे रखा है, मतलब हमने इनपुट पर एक सिग्नल अप्लाई कर दिया है, उसके बाद आउटपुट पर हमें क्या चेंजमेंट मिलेगा, मतलब हमारा कितना एम्प्लीफिकेशन पॉसिबल है, तो वो हम यहाँ से देखते हैं। बेस करंट गिवन है, एम्प्लीफिकेशन फैक्टर गिवन है, कलेक्टर करंट या आउटपुट करंट हम निकाल सकते हैं। तो आई सी इज इक्वल टू बीटा आई बी होता है। तो यहाँ पे हम 100 इंटू 1 मिली एम्पेयर करेंगे तो हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास जो एम्प्लीफिकेशन होके मिल रहा है वो 100 मिली एम्पेयर का मिल रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग जो कलेक्टर करंट मिल रहा है वो 100 मिली एम्पेयर मिल रहा है। मतलब कि हमने इनपुट पर बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी अप्लाई किया था, लेकिन आउटपुट पे हमें बहुत ही लार्ज अमाउंट मिला। एम्प्लीफिकेशन के बाद हमें बहुत लार्ज अमाउंट मिल रहा है जो कि 100 मिली एम्पेयर है। तो इसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि इनपुट का एम्प्लीफिकेशन यहाँ पर हो गया है। इस एग्जाम्पल से हमें क्या समझ में आता है कि कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन के केस में हम देखते हैं कि हमारा जो एम्प्लीफिकेशन हो रहा है वो करंट का हो रहा है। जब एम्प्लीफिकेशन हमारा करंट का हो रहा है देन हम कह सकते हैं कि जो हमारा कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन है वो करंट एम्पलीफायर की तरह वर्क करेगा। जो कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन है वो हमारा करंट एम्पलीफायर की तरह वर्क करेगा। जनरली जो हमारे ट्रांजिस्टर्स होते हैं, जनरली जो हमारे ट्रांजिस्टर हैं वो वोल्टेज एम्पलीफायर की तरह वर्क करते हैं, क्योंकि हमने पहले देखा कि कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन की अगर हम बात करते हैं तो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में जो हमारे पास एम्प्लीफिकेशन फैक्टर था अल्फ़ा की वैल्यू लेस देन 1 थी। तो अल्फ़ा की वैल्यू लेस देन 1 होने का मतलब है कि जो हमारा एम्प्लीफिकेशन फैक्टर है उसका वैल्यू लेस देन 1 है। लेस देन 1 का मतलब है कि जो हमारा एम्प्लीफिकेशन हो रहा है वो करंट में तो एटलीस्ट नहीं हो रहा है। करंट में नहीं हो रहा है, दैट मीन्स कि जो एम्प्लीफिकेशन हो रहा होगा वो वोल्टेज में हो रहा होगा। और हम वहाँ पर देख भी रहते हैं कि हम वोल्टेज को वेरी करा रहे थे, उसके अकॉर्डिंग हमारा करंट वेरी कर रहा था। तो जनरलाइज अगर हम करें तो ट्रांजिस्टर जो है हमारा वो वोल्टेज एम्पलीफायर की तरह वर्क करता है, क्योंकि जो ट्रांसफ़र होता है रेजिस्टेंस का, हमने वहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक निकाले थे कि जो 2 पैरामीटर्स निकाले थे इनपुट और आउटपुट के केस में, इनपुट रेजिस्टेंस और आउटपुट रेजिस्टेंस निकाला था। तो रेजिस्टेंस का जो ट्रांसफ़र हो रहा है मतलब उसकी वजह से हम कह रहे हैं कि जो हमारा ट्रांजिस्टर है, जनरलाइज अगर करें तो ट्रांजिस्टर वोल्टेज एम्पलीफायर की तरह वर्क करता है। लेकिन अगर हम कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं
तो इस एग्जांपल से हम अच्छे से समझ सकते हैं कि कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन जो है वो एज एन करंट एम्पलीफायर वर्क करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि लीकेज करंट किस में ज़्यादा होती है, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में या फिर कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन में। तो हमारे पास जो करंट का इक्वेशन है, कलेक्टर करंट की अगर हम बात करें तो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन के बारे में अगर हम बात करते हैं तो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन के केस में जो हमारा कलेक्टर करंट था वो क्या था, अल्फ़ा आई ई प्लस आई सी बी ओ, मतलब कि जो लीकेज करंट है और अल्फ़ा आई जो ये कंपोनेंट एमीटर कंपोनेंट के कारण जो करंट है और जो लीकेज करंट का कंपोनेंट है उसकी वजह से आपका जो कलेक्टर करंट निकल के आ रहा है वो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन के केस में था। उसी तरीके से अगर आप बात करो कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन के केस में, तो हमने जो इक्वेशन निकाली थी वो निकाली थी बीटा आई बी प्लस आई सी ई ओ, और यहाँ पर जो आपका लीकेज करंट है ये भी लीकेज करंट है इन केस ऑफ कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, ये भी लीकेज करंट है इन केस ऑफ कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पर जो आपका कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन के केस में जो आपका लीकेज करंट है उसकी वैल्यू जो हमने निकाली थी वो था बीटा प्लस 1 इंटू आई सी बी ओ, मतलब कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हमारा जो लीकेज करंट है वो बीटा पर डिपेंड कर रहा है। बीटा की वैल्यू जो रेंज हमने देखी थी 50 से 500 और 400 तक देखी थी, तो बीटा एक लार्ज क्वांटिटी है, उस केस में हमारा वन बहुत छोटा है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा लीकेज करंट है कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन के केस में वो बीटा की वैल्यू पर डिपेंड कर रहा है और बीटा ऑलरेडी बहुत हाई वैल्यू होता है, तो उसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि हमारा जो लीकेज करंट है इन केस ऑफ कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन वो ज़्यादा होगा इन कंपैरिजन टू कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन के केस में। कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन के केस में जो हमारा लीकेज करंट है वो कम रहेगा, लेकिन कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन के केस में लीकेज करंट बीटा की वैल्यू पर डिपेंड होने के कारण बहुत ही ज़्यादा रहेगा। तो कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन के केस में लीकेज करंट बहुत ज़्यादा है और कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन के केस में जो आपका लीकेज करंट है वो कम रहेगा।